स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। इस चैनल में आपको जो द हिंदू में जो भी लेख आते हैं उनका हिंदी में रूपांतरण प्लस PDF आपको प्रदान की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो द लेख आया था उसमें जो राजस्थान में भी सत्ता संघर्ष चल रहा है और जो सत्ता संघर्ष है अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में, उसको लेकर के बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लिखा गया। तो मैं आपको करंट सिचुएशन बताता हूँ, फिर फ्लैशबैक में ले आके जो दल परिवर्तन कानून है उसको डिटेल से बताता हूँ। हुआ ये कि यहाँ पे मेहनत करी सचिन पायलट ने। इलेक्शन में जो भी था दबदबा पूरा राजस्थान पे कांग्रेस के पक्ष में उन्हीं का था। फिर मुख्यमंत्री बना दिया गया अशोक गहलोत को और उनको बना दिया गया उप मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद दोनों के मन में आपस में जो भी बहुत पहले भी जब हॉस्पिटल में वहाँ विवाद हुआ था उसमें भी दोनों के बीच में मतभेद सामने निकल आए थे जनता के। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे अभी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिर वो चले गए, पार्टी मीटिंग छोड़ के चले गए, प्लस इसके बाद उन्होंने जो विधानसभा थी वहाँ से वो बाहर चले गए। और फिर इसी को लेकर के उन्हें पार्टी द्वारा लोकसभा वहाँ पे जो भी स्पीकर थे उनके द्वारा ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो प्रोसेस था उनके ऊपर चलाया जाने लगा। फिर वो चले गए कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, जहाँ पे स्पीकर के डिसीजन देने से पहले ही राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। तो वही दरअसल विवाद का मुद्दा रहा कि मतलब पहले स्पीकर डिसीजन देता है, उसके बाद उसे कोर्ट रिव्यू या न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ले जाया जाता है। यहाँ पे लेकिन पहले कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। तो वही मुद्दा आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के इस लेख में। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। ये है आर्टिकल का जो टॉपिक का जो मेन पॉइंट है वो है गेटिंग अहेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस। तो इसमें मैंने जो आपको अभी जो करंट की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ हैं वही बताई हैं। तो दल परिवर्तन कानून ये अभी मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, ये हर जगह भी चर्चा में रहा जहाँ जहाँ सरकार जो सत्ता परिवर्तन हुआ है। असल में देखिए, ये जो सत्ता परिवर्तन होता है ये जनता चुनती है, किसी को चुन के जनता ने भेजा। अपना लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ने वोट किया, जनता द्वारा जनता के लिए जो भी परिभाषा है उसको लेकर के उन्होंने जनता ने वोट दिया, उनको चुन के वहाँ बैठाया। लेकिन फिर जिस तरह से जो ये नेता अपने में आपस में खेल खेल करके जो जनता था, कोई मतलब जनता की कोई वैल्यू नहीं उसके वोट का, उसके मत का कोई भी वहाँ पे, मतलब जिस तरह से ये लोग लड़ते हैं आपस में, खरीद फरोख्त जो चलती है विधायकों की, कर्नाटक से विधायक मुंबई, मध्य प्रदेश से विधायक कहाँ कहाँ भेजे जाते हैं। तो ये एक दिखाता है कि बस नाम की डेमोक्रेसी रह गई है देश में, और ये अपने में ही डेमोक्रेसी खेलते रहते हैं नेता जितने भी हैं। तो खैर छोड़िए, मैं आपको ले चलता हूँ दल परिवर्तन कानून के फ्लैशबैक में। उसमें आपको चीज़ें बताता हूँ कि ये कानून किस तरह आया। तो 1967 में हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। उन्होंने क्या किया कि एक ही दिन में 3 बार, मतलब 3 पार्टियों में वो चले गए। दल बदला 3 पार्टियों का। बहुत बड़ी बात थी। गयालाल पे ही कॉन्सेप्ट आ गया, आया राम गया राम, मतलब आया फिर चला गया। फिर इसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी। 1967 में ही जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंट्रल में, तो 7 राज्यों में गवर्नमेंट नहीं आई, दूसरी पार्टी आ गई। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे भी दल परिवर्तन होने लगा। सांसद प्लस इसके बाद विधायक दोनों एक दूसरे दल बदलने लगे। तो इसको लेकर के जो देश हित में जो सोचने वाले जो राजनेता थे उनको लगा कि ये तो कहीं डेमोक्रेसी का पूरी तरह से हनन हो रहा है जिस तरह ये दल बदल रहे हैं। फिर इसके बाद इसी को लेकर के YB चौहान पैनल का गठन किया गया 1970 में, जिसने अपनी रिपोर्ट दी कि इसको लेकर के समस्या का कैसे निदान किया जाए। फिर भी इसमें कोई सफलता नहीं लग सकी। लेकिन 1985 में राजीव गांधी द्वारा इस समस्या का हल निकाला गया। उन्होंने 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें 4 प्रावधान बताए गए कि अगर कोई भी विधायक या सांसद ऐसी हरकतें करता है तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें 4 प्रावधान थे। यदि कोई सदस्य है जो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य है और उसने क्या किया, उसने वहाँ पे दल परिवर्तन कर लिया अपना, या फिर उसने पार्टी की जो कोड ऑफ कंडक्ट था, जो विहिप था, उसका पालन नहीं किया,
या मतदान प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं लिया, अगर उसे 15 दिन में उसी पार्टी द्वारा क्षमादान नहीं दिया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा है निर्दलीय जो सदस्य है उसके संदर्भ में। तो जो दूसरा पॉइंट है, अगर कोई निर्दलीय सदस्य है और वो चुन लिया जाता है किसी क्षेत्र द्वारा, किसी संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र द्वारा चुन लिया जाता है, अगर वो वहाँ जाके किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई सदस्य है, अगर वो जाके 15 दिन बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, 6 महीने बाद अगर वो जाके किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उसे भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद इसमें दिया गया कि जैसे विलय हो जाता है, कुछ पार्टी के जो एजेंडा है उससे लोग सहमत नहीं हैं, जो भी फ्यूचर में एजेंडा रहने वाला है उसका, और उससे जो उसके सदस्य हैं वो सहमत नहीं हैं, तो वो भी मतलब दूसरी पार्टी में जाके मर्ज हो सकते हैं। इसके लिए चौथे प्रावधान में एक कंडीशन लिखी गई कि इसमें उसके लिए 1/3 सदस्य होने चाहिए। मतलब कि जैसे कोई पार्टी है उसमें 100 सदस्य हैं और 100 में से अगर 33 उसके जो एजेंडे से सहमत नहीं है तो वो पार्टी का विलय दूसरे में जाके मतलब मिल सकते हैं, बोला जाएगा कि पार्टी का विलय हो गया। लेकिन बाद में क्या किया गया, 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में। इसमें यह बोला गया कि अगर 1/3 से इस प्रावधान को हटा के 2/3 कर दिया गया कि अगर 66 सदस्य जाके मिलते हैं तब ये प्रावधान उस पर लागू होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि ये प्रावधान जो है ये लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर लागू नहीं होता है। और ये जो दल विलय वाला है, ये इसमें ये था, इसी को लेकर के ये पहले क्या था, पहले ये जाते थे खुदरा के भाव में, मतलब पहले 33 जाते थे, फिर बाद में ये थोक के भाव में जाने लगे। और आज वही आपने देखा कर्नाटक में हुआ, MP में हुआ, गोवा में हुआ। इससे सबसे ज़्यादा खतरा उन राज्यों को है जहाँ पे लोकसभा या जहाँ पे विधानसभा सीटें बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे कम विधायक हैं। खरीद फरोख्त चली, 10 विधायक इधर उधर हुए, सत्ता परिवर्तन हो गया। ऐसे ही गोवा में हुआ, उसका उदाहरण अभी तत्कालीन गोवा है। और ये अयोग्य जो डिस्क्वालिफिकेशन करता है, ये करता है अध्यक्ष या सभापति, जो विधानसभा अध्यक्ष है या जो लोकसभा अध्यक्ष है वो करता है। तो उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो वो किसी का भी डिस्क्वालिफिकेशन कर सकता है अगर उसके खिलाफ कुछ ऐसे चीज़ें पा गई हैं जो उसमें संलिप्त था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो सत्ता दल का ही होता है, तो क्या ऐसे मामले वो निष्पक्ष रह पाएगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है इस जो उपबंध था इसमें लेकर के, क्या वो निष्पक्ष है या फिर उसको कानूनी या सब चीज़ों का ज्ञान है, क्योंकि वो भी तो कोई नेता ही था। असल में इंडिया में नेता को लेकर मेंटेलिटी बहुत ख़राब है, आप कुछ नहीं जानते आप नेता बन जाओ। अब क्या वो उसी सदस्य था, वो किसी निर्वाचित क्षेत्र से गया है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है या उसे कानून का पूरा ज्ञान है। तो ऐसी ये भी समस्याएं कि वहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उसको कानूनी ज्ञान है या नहीं। फिर इसके बाद ये पहले लोकसभा अध्यक्ष या जो निर्णय देता था वो अंतिम निर्णय होता था कि जो उसने डिसीजन दे दिया, तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म। लेकिन इसी को लेके एक केस आया 1992 में कि होतो होलोहन बनाम जचिलहू मामला। तो इसके अंतर्गत ये बोला गया कि जो लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष जो भी डिसीजन दे रहा है किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित कर रहा है, तो वो अगर वो चाहे तो उसको कोर्ट में रिव्यू के लिए वो याचिका दायर कर सकता है कि मुझे गलत अयोग्य घोषित किया गया। तो 1992 में ये भी मामला आ गया, इसे न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत भी लाया गया। अब यहाँ पे यही मामला है। पहले क्या है कि पहले घोषित जो करेगा अयोग्य घोषित करने मतलब जो प्रक्रिया है, अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है अगर वो उसे कह देता है, विधानसभा अध्यक्ष है जो राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोल दिया सचिन पायलट को कि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हो, उनको लिखित हर चीज़ दे दी गई कि आप डिस्क्वालीफाई, तो उसके बाद वो राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उससे पहले ही याचिका दायर की और कोर्ट ने याचिका ली और फिर उस पर सुनवाई करके डिसीजन भी दे दिया। तो यही विवाद आ गया कि मतलब ये किस तरह से संविधान जो भी प्रावधान बनाए गए हैं उसको लेके किस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने हरकतें ये कर रहे हैं, वो
संविधान के हिसाब से या लोकतंत्र के हिसाब से अच्छी नहीं है। तो इसमें पहला पॉइंट यही था कि अगर संवैधानिक जो सिद्धांत के प्रतिमान हैं और उनके नागरिकों को लंबे समय तक जागृत नहीं करते, तो फिर वो इसमें यह बताया गया कि अगर जो संवैधानिक सिद्धांत हैं या जो भी ऐसी सिचुएशन देश में आ रही है, अगर इस समय नागरिक या जो भी है अगर ऐसे मुद्दों के प्रति अगर खिलाफ आवाज़ न उठाए, तो इससे क्या लगता है, इससे लगता है कि लोकतंत्र जो हमारा है वो मुश्किल में है। तो अगर देखा जाए वो जो विद्रोही विधायक हैं उनको दिया गया है, विद्रोही विधायक सचिन पायलट जी को बोला गया है। तो जो सचिन पायलट ने वहाँ पे जो हाई कोर्ट में जाके पहले ही याचिका दायर की, उस पर सुनवाई शुरू होनी हो गई, तो उसी पे बोला गया ये कि ये अधिकार जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके अधिकार को कहीं न कहीं चुनौती देता है। और ये दलील जो हाई कोर्ट ने भी ये किस तरह से उससे इस दलील को स्वीकार किया, उस पर सुनवाई की, तो इसी के संबंध में ये जो पॉइंट्स हैं ये द हिंदू से उठाए गए, सीधे उन्हें ट्रांसलेट किया गया अच्छे से, फिर उन्हें लिखा गया। तो जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें सब इसमें लिखी हुई हैं कि जो पैरा 6 है और जो पैरा 2 है। पैरा 6 के अंतर्गत यही कहा गया है कि जो 10वीं अनुसूची में जो उसका पैरा 6 है उसमें बोला गया कि सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का जो अधिकार है वो विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष को ही है। इसमें पहले डिसीजन कौन लेगा, पहले लेगा लोकसभा अध्यक्ष। और इसी के लेकर के ये लेख जो है वो लिखा गया है कि ये किस तरह से आपने किया कि पहले पैराग्राफ जो 6 था उसको ध्यान नहीं दिया, आपको पता था या आपने ऐसे हरकतें जानबूझ के की है, पहले सुनवाई कर दी उस पर। तो इसी को लेकर के ये पूरा आर्टिकल है, आप इसको आराम से पढ़िएगा, चीज़ों को समझिएगा और फिर इसकी PDF को आप चाहे पॉइंट में इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, या PDF सेव कर लीजिए, जो आपके भविष्य में एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं इसमें आपको ये बता देता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन में आपको आंसर राइटिंग में अगर दिया जाए कि भारत को ये दल बदल परिवर्तन कानून में क्या ऐसे चेंज करने चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा व्यू है मैं वो आपको बताता हूँ। पहली बात तो एक ऐसे व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष बनाना चाहिए जो कानून का ज्ञाता हो या उसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का अनुभव हो। पहले कुछ योग्यता निर्धारित करनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा जो ओपिनियन है मेरा, उसके अकॉर्डिंग आप जो निर्वाचन आयोग है वहाँ से किसी व्यक्ति को ला सकते हैं, किंतु यहाँ मैटर ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो वहाँ पे आके चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें कानून का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को लाइए जो कानून का ज्ञाता हो और फिर इसके बाद वो उससे अनुभव भी हो। तो इसके लिए आपको दिखते क्या हैं, जो यहाँ के जज हैं, हाई कोर्ट के हों या फिर सेंट्रल में आप जो उनको बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी तरफ देखिए। तो इस तरह से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर ब्रिटेन की बात की जाए, जहाँ से हमारे संविधान में ये संसदीय रूप और सब चीज़ें जो अमेरिका ब्रिटेन से ली गई, तो ब्रिटेन में ये है कि अगर एक बार कोई वहाँ के संसद का अध्यक्ष या स्पीकर बन जाता है तो उसे रिटायरमेंट तक उसी पोस्ट पर रहना होता है, फिर उससे उसकी पार्टी का कोई संबंध नहीं रह जाता है और वो उसी पोस्ट पे हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। तो इस तरह से उसे अपने कार्यकाल की सुरक्षा मिल जाती है। तो वो जो डिसीजन लेता है वो निष्पक्ष रूप से लेता है। और इंडिया में क्या है, निष्पक्षता बहुत बड़ा मैटर है लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। और फिर ऐसा ही अगर देखा जाए, अमेरिका में अगर कोई जाके खिलाफ भी अगर अपना असहमति दायर कर देता है, जाहिर करता है किसी पार्टी के, जैसे मैं किसी पार्टी में हूँ, सपोज करिए आप, मैं किसी पार्टी में हूँ, मुझे उसका एजेंडा अच्छा नहीं लगा, मैंने उसके अपोज में जाके, उसके विरोध में जाके मतदान दे दिया, कोई मुद्दा उठा मैंने उसके खिलाफ मतदान कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे उसे 15 दिन में अगर क्षमादान नहीं दिया गया पहले प्रावधान के अनुसार, तो उसे क्या किया जाएगा, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको अपनी अभिव्यक्ति जो है उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। वहाँ पे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो मूल अधिकार है, उसके अनुसार आप वहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। तो और फिर इसके बाद वहाँ पे ये कह दिया गया कि ये पहले आपको जो पैराग्राफ 6 है उसको फुलफ़िल करना होगा, उसकी चीज़ों को आपको पहले देखना चाहिए कोर्ट को, फिर इसके बाद डिसीजन देना चाहिए था। जिस तरह से वो सुनवाई कर रहे हैं वो गलत है।
और फिर इसके बाद वहाँ पे राज्यपाल के ऊपर भी आर्टिकल में लिखा गया है कि राज्यपाल जो देखिए जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, अगर वो स्टेट में गवर्नमेंट है तो वहाँ पे क्या है, राज्यपाल बढ़िया से काम कर रहा है। लेकिन जहाँ पे सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे राज्यपाल जो है वो सेशन शुरू करने में और सब चीज़ों में, सत्र अवसान में और सब चीज़ों में वो आनाकानी करता है। जैसे पश्चिम बंगाल का देखिए, और फिर इसके बाद और ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वो सेंट्रल वाली गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे ऐसे ही हालात हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके ये देखना चाहिए, जो मेरा फाइनल कंक्लूज़न है यही है कि ये जो आपके लोकसभा अध्यक्ष जो भी हैं, जो पार्टी की योग्यता का जो भी मैटर है उसमें पार्टी के सदस्य की, उसको अपने लेवल पे ही, जैसे जो सांसद हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, जिम्मेदारी, कि हमें कितने बड़े वर्ग ने, एक जनता ने वोट दे के वहाँ पे बैठाया है, तो आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिसके जनता का विश्वास डेमोक्रेसी पे से उठ जाए। आपको ऐसी हरकतें कतई नहीं करनी चाहिए कि जैसे अब हमने चुन के भेजा कि हाँ जाइए आप हमारे क्षेत्र में काम करेंगे, किसी आशा से ही जनता ने उनको चुना है, लेकिन वो जाके वहाँ पे जब ऐसी हरकतें करते हैं तो जनता का डेमोक्रेसी पे से विश्वास उठ जाता है। और ये पूरा लेख था, इसको पूरा पढ़िए, इसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, और सब चीज़ें सही आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो आप इसे पढ़िए, नोट डाउन करिए, और नेक्स्ट आर्टिकल में हम आपको और अच्छा एक्सप्लेनेशन और सब चीज़ें देंगे। थैंक यू।